और हमारे एडिटर रवीश चंद्र जी मैं आपको भी इनवाइट करूंगी और हमारे सहयोगी जेपी को भी मैं इनवाइट करूंगी कि आप भी आएँ। और क्योंकि अब जिस तरीके से मंत्री जी ने बताया कि बनारस कितना बदला है और कितना अभी 10 वर्षों में कितनी तस्वीर बदली और आगे का क्या रोड मैप रहने वाला है वो तो मंत्री जी ने बताया, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि कुछ ऐसे विभाग सवाल भी होंगे मंत्री जी से जो आज हमारे सर भी पूछेंगे और जेपी जी भी पूछेंगे कि अभी और कितना बाकी है, क्योंकि अभी उपचुनाव भी है, उसको लेकर भी तमाम सवाल होंगे। तमाम विभाग के सवाल अब मैम से पूछे जाएंगे, तो एक बार तालियों से ज़रा स्वागत करिए। उसके बाद अपने कार्यक्रम की शुरुआत तो हो चुकी है, अब इस कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इन सवालों के साथ। जैसा कि आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि बनारस में विकास और बदलाव की बयार बह रही है। बनारस एक ऐसा शहर है जहां आप विकास को अनुभूति कर सकते हैं। विकास आपको राह चलते दिख जाएगा, चाहे वो हॉस्पिटल में जाएं, चाहे आप गंगा घाट पे जाएं, चाहे यूनिवर्सिटी में जाएं, हर जगह आपको विकास की बयार दिखेगी। आप यहाँ संस्कृति की, सभ्यता की, आध्यात्म की सुखद अनुभूति ले सकते हैं। मैम से अब हम लोग मॉडर्न बनारस के सब्जेक्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं और उनसे कुछ और जानने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत से जुड़े सवाल होगी, सभ्यता संस्कृति से जुड़े सवाल होंगे, उनके संसदीय क्षेत्र मिर्ज़ापुर और आसपास के जिलों से संबंधित सवाल होगा। मैम, नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, माँ आदिशक्ति की पूजा हो रही है और नारी शक्ति के सशक्तिकरण का आप प्रतीक हैं। आप प्रदेश की सियासत में आप कद्दावर भी हैं, युवा भी हैं, असीमित संभावनाओं वाली नेता भी हैं, लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं रही होगी। लेकिन आपने अपने समर्पण, सेवा भाव के बलबूते ये मुकाम हासिल किया है। अपने पिताजी आदरणीय स्वर्गीय सोनेलाल पटेल जी की विरासत को यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँचाने में आपको किन किन चुनौतियों को का सामना करना पड़ा? ये जर्नी अब तक की आपकी कैसी रही है? अगर अब तक की मैं यात्रा की बात करूं तो अब मुझे 15 साल के करीब होने जा रहा है। और मैं ये मानती हूं कि जब आप अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताओं के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये मुश्किल होता है, समय भी लगता है और बहुत सारी चुनौतियां भी आती हैं। लेकिन जीवन में कभी भी किसी बड़े लक्ष्य को हम बिना चुनौतियों का सामना किए हासिल नहीं कर सकते। आपने मेरे लिए इतने सारे विशेषण का उपयोग किया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। लेकिन कद्दावर हूँ नहीं हूँ क्या हूँ सच में मुझे मालूम नहीं और मेरे लिए बहुत मायने भी नहीं रखता। लेकिन महत्वपूर्ण ये ज़रूर है कि मेरी पार्टी किन वैचारिक प्रतिबद्धताओं के लिए बनी। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने क्यों ये दल बनाया, उनके उसूल, उनके सिद्धांत, और हमेशा उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के सभी स्तंभ में, यानी विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और आपका मीडिया, वो हमेशा कहते थे कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए ज़रूरी है कि जो वंचित तबका है, पिछड़े, दलित, कमज़ोर, दबे कुचले वर्ग के लोगों की लोकतंत्र के इन सभी स्तंभों में भागीदारी होनी चाहिए। और उसके लिए ही लड़ते लड़ते उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि जो राह वो दिखा कर गए हैं मैं उस पर चलूँ। ये कठिन होता है, चुनौती आती है, छोटी पार्टियों के लिए चुनौतियाँ बहुत होती हैं। एक चुनौती संसाधन का अभाव भी होती है, क्योंकि हमें पार्टी के विस्तार में समस्या आती है। इसके अलावा कभी कभी मैं कहूँगी कि जो सपोर्ट बड़ी पार्टियों के पास होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, मीडिया में या रिसर्च का, ये तमाम ऐसे विषय हैं जहाँ छोटी पार्टियों के लिए दिक्कतें आती हैं। तो कुल मिलाकर कांटों का सफ़र होता है, लेकिन धीरे धीरे चलते रहिए। और मुझे लगता है कि छोटे छोटे कदमों से हम आगे बढ़ते हैं तो वो मिलकर कंसोलिडेट होकर एक बड़ा प्रयास बन जाता है और
लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। चुनौती तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी काम है जिसमें चुनौतियां नहीं होंगी। अपने काम को ईमानदारी से करिए, साफ नियत से करिए, बाकी सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। मैम, आपने वैचारिक प्रतिबद्धता की बात की, इसी से जुड़ा एक सवाल है। इस लोकसभा चुनाव में 2-3 मुद्दे बहुत मुखरता के साथ, बहुत प्रमुखता के साथ विपक्षी दलों ने उठाया। उसमें एक मुद्दा था जातीय जनगणना का मुद्दा। तकरीबन हर सभा में राहुल गांधी जी हों या अखिलेश यादव जी हों, तेजस्वी यादव जी हों, उन्होंने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। 2-3 दिन पहले आपने भी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की, उसमें भी ये मुद्दा जोर शोर से आप लोगों ने रखा, अपनी बात रखी। तो क्या आप समझती हैं कि बदले हुए हालात में जातीय जनगणना वक्त की मांग है? इससे किस तरह की सहूलियत आम लोगों को मिल सकती है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि अपना दल के लिए विषय नया नहीं है। विपक्ष की जिन भी तमाम पार्टियों का आपने जिक्र किया, उनके लिए ये नया नया प्रेम हो सकता है, हमारे लिए नहीं। कांग्रेस पार्टी 5 दशक तक सत्ता में रही है, चाहते तो करा सकते थे। 5 दशक तक देश की बागडोर संभालने के बाद भी जातीय जनगणना का ख्याल नहीं आया। समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टी जिनका आपने उल्लेख किया, आप राज्यों में सत्ता संभाल चुके हैं, एक बार नहीं कई बार। क्यों आपने जातीय जनगणना नहीं कराई? तो इसलिए इनका तो ये सत्ता से बाहर जाने के बाद नया नया प्रेम हो सकता है, लेकिन जहां तक अपना दल का सवाल है, हम लगातार इस विषय को कहते आए हैं, क्योंकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक रियलिटी है। ये हम इससे मुंह नहीं फेर सकते। हमें करना सिर्फ इतना है कि सच्चाई का सामना करना है। हमारी सोसाइटी विविध है, डाइवर्सिटीज हैं। हमें अगर जो सबसे वंचित है, जो सबसे ज़्यादा दौड़ में पीछे रह गया है, उस तक हमें विकास की, न्याय की रोशनी पहुंचानी है, तो सरकार को सही नीतियां, कार्यक्रम बनाने हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास प्रामाणिक आंकड़े हों। तो मैं समझती हूँ कि हमारी विपक्षी पार्टियों के लिए ये कोई पॉलिटिकल हथियार हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये कमिटमेंट का विषय है। और मैं यही मानती हूँ कि हम जितना बेहतर ढंग से ऑथेंटिक आंकड़ों को कलेक्ट करेंगे, उतना बेहतर हमारी पॉलिसी मेकिंग भी होगी। मैं सर ने जो बात कही, अनुप्रिया जी, आपने कहा कि हम जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं, फिर देरी क्यों हो रही है? आप केंद्र में हैं, आपका गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का कोई रिएक्शन आता नहीं, बीजेपी उस पर खुलकर बोलती नहीं, तो फिर देरी क्यों हो रही है? फिर देखिए, पहले तो आप केंद्र सरकार की रचना को समझ लीजिए और अपना दल की स्थिति को समझ लीजिए। बीजेपी के पास कितने नंबर्स हैं और हमारे पास कितने नंबर्स हैं। हमारी पार्टी की एक इकलौती सांसद मैं हूं। हम सब समझते हैं डेमोक्रेसी इज अ गेम ऑफ नंबर्स। जिसकी जितनी संख्या बल होता है, उसका उतना से होता है। मेरी पार्टी एनडीए के गठबंधन में है, और मेरी पार्टी की जितनी राजनीतिक ताकत है, हम अपने पक्ष को किसी भी विषय पर हमारा जो स्पष्ट मत है, उसको हम खुलकर रखते हैं, और मेरी पार्टी हमेशा से इस विषय को खुलकर रख रही है। बीजेपी ने अभी तक अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट नहीं किया है, ना हाँ ना समर्थन, ना विरोध। एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और मुझे लगता है कि वो भी अपने स्तर पर बहुत मंथन कर रहे होंगे, क्योंकि ये विषय अब एक नेशनल इशू है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस पर बात कर रही हैं। किस वजह से बात कर रही है, वो वजह सबकी अलग अलग हो सकती है। मैंने पहले भी कहा कि अपना दल के लिए ये कमिटमेंट है, तमाम पार्टियों के लिए ये कोई राजनीतिक हथियार हो सकता है। कारण जो भी हो, इस विषय पर सोच हर पार्टी रही है, तो भारतीय जनता पार्टी भी सोच रही होगी। वक्त क्यों लग रहा है? मुझे लगता है कि बड़ी पार्टियों का मंथन का सिलसिला थोड़ा बड़ा हो ही जाता है, ये स्वाभाविक सी बात है। मैम, पिछले लोकसभा चुनाव में 2 और शब्द बहुप्रचारित रहे। एक शब्द था आरक्षण, दूसरा संविधान। विपक्षी दलों का आरोप था कि आरक्षण में फेरबदल हो रहा है, संविधान में फेरबदल हो रहा है। हालांकि चुनाव के बाद अब ये सत्ता के लोगों को, जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, उनका कहना है कि ये पॉलिटिकल खेमेबंदी थी, पॉलिटिकल गिमिक था।
अभी विदेश दौरे पे राहुल गांधी थे, वहाँ भी उन्होंने जो इस तरीके के संकेत दिए जिसमें आरक्षण को हटाने की बात हम इनडायरेक्टली हम कन्वे मैसेज ले सकते हैं। तो क्या लगता है कि ये विपक्षी दलों के ये जो दो शब्द थे आरक्षण और संविधान, ये हकीकत था इसमें बदलाव या फिर ये सिर्फ फसाना है? देखिए, 2024 का जब हम चुनाव लड़ने गए उस वक्त विपक्ष में कितना बिखराव था इससे कोई भी अपरिचित नहीं है। विपक्षी खेमे में बहुत सारे राजनीतिक दल शामिल थे, लेकिन आपस में उनके आंतरिक मतभेद बहुत अधिक थे और सबके मन में अभिलाषा थी प्रधानमंत्री बनने की। उसको लेकर एक राय तो नहीं बन पा रही थी। उन तमाम चुनौतियों के बीच में हमारे इंडी ब्लॉक को यह भी पता था कि 10 साल में जो एनडीए सरकार के कामकाज रहे उसके सामने कोई भी दलील काम नहीं करेगी। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने पॉलिटिकली स्मार्ट एक्ट किया और मैं कहूंगी कि एक भ्रम फैलाकर, एक झूठ का प्रचार करके चुनावी लाभ भी हासिल किया। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में जो होता है, दिल के कोने में जो होता है, अंतर मन में जो भावना होती है, वो किसी ना किसी स्वरूप में बाहर आ ही जाती है। मंशा जग जाहिर हो चुकी है। तो थोड़े बहुत जो हमारे लोग भ्रमित हो गए थे, आज वो सोचने को मजबूर है कि आखिर ऐसी बात क्यों कही। कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में आरक्षण को खत्म करने की भावना है, इसलिए जुबान पर ऐसे शब्द आए। तो मैं समझती हूँ कि जो भ्रम था, जो दुष्प्रचार था, वो थोड़े टाइम के लिए था और अब धीरे धीरे झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। तो वो सारी जो धूल है, वो सारी जो धुंध है, वो हट गई है। और कांग्रेस पार्टी का इतिहास पता है इस देश के वंचित समाज को। काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट हो, मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो, उसको ठंडे बस्ते में डालने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। तो मुझे लगता है कि अब किसी प्रकार का कोई भ्रम की गुंजाइश बची नहीं है। एक और इशू है मैम, कुछ दिन पहले आपने भी इस मामले को जोर शोर से उठाया था, शिक्षकों की भर्ती का मामला। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में हाई कोर्ट का आदेश था कि आरक्षण नियमों का पालन करते हुए जल्द से जल्द सूची जारी करें। अब ये मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। तो इस कानूनी दांवपेच में कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 69,000 जो शिक्षक हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिलने वाला है, ये मामला थोड़ा ठंडे बस्ते में या थोड़ी देरी हो रही है इसमें? इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? थोड़ी देर नहीं, देर तो पहले बहुत हो चुकी है, क्योंकि अब कई साल से लटक रहा है। और 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अपना दल का मत हमेशा स्पष्ट रहा। मैंने तो पहले दिन से इस विषय को शीर्ष स्तर तक उठाया, उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर हमारे एनडीए गठबंधन के टॉप लीडरशिप के लेवल पे भी उठाया। मैं लगातार बताती रही कि इस मामले में जो आरक्षण के नियम है उसकी अवहेलना हुई है और इसे हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन संभव वो हो नहीं पाया। और ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ हमारी नहीं थी, हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसकी भी यही ऑब्जर्वेशन थी। और अब 3-4 साल के बच्चों के संघर्ष के बाद हाई कोर्ट ने भी वही बात कही। तो ये तो स्पष्ट है, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और अब ऐसा भी लगता है कि अब उसमें समय लगेगा। जितना देर होगी समस्या उतनी बढ़ेगी। हम तो यही चाहते हैं कि सरकार और कोई संभव विकल्प तलाश करे, उस पर विचार करे। और मुझे लगता है कि मंथन करेंगे, सोचेंगे तो कोई ना कोई ऐसा विकल्प जरूर निकलेगा जिससे किसी वर्ग में निराशा ना हो। लेकिन कोई समस्या बहुत ज्यादा अगर खींचेगी तो उसके कहीं ना कहीं दुष्परिणाम जरूर होते हैं। मन में निराशा आती है, आक्रोश आता है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए अगर हम बैठकर सोचेंगे तो कोई ना कोई विकल्प जरूर निकलेगा और सरकार को निकालना चाहिए, क्योंकि अब इस मामले को और देर करना मेरे ख्याल से बेहतर नहीं है। अब एक सवाल सियासी महाभारत की। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और घटक दलों का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। जितनी कामयाबी की उम्मीद की जा रही थी उतनी कामयाबी नहीं मिल पाई। अब सामने विधानसभा की 10 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री जी इस चुनाव की रणनीति बनाने में लगे हैं। एक एक सीट की मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार दौरे हो रहे हैं। कुछ विधानसभा के क्षेत्र आपके आसपास के इलाके में भी पड़ता है। तो इस उपचुनाव में आपके दल
कि क्या भूमिका होगी और क्या कुछ सीट की अपेक्षा रखती हैं? देखिए, पहले तो लोकसभा चुनाव में जो हमारे प्रदर्शन को, एनडीए के प्रदर्शन को लेकर आपने जो बात कही, मैं उस पर इतना ही कहूंगी कि चुनाव जब हम लड़ने जाते हैं तो हम किसी भी प्रकार के परिणाम के लिए तैयार रहते हैं, और चुनाव में आप कितना भी परिश्रम कीजिए, परिणाम बेहतर भी हो सकता है, कमतर भी हो सकता है। ये लोकतंत्र का सामान्य चरित्र है। उपचुनाव, वैसे तो हर चुनाव का अपना संदेश होता है, हर चुनाव का अपना महत्व भी होता है, और उपचुनाव को लेकर फिलहाल अपना दल की दावेदारी का जहां तक प्रश्न है, तो अभी एनडीए में कोई बैठक हमने इस संबंध में नहीं की है। लेकिन मैं इतना जरूर आपके चैनल पे कहूंगी कि ये जो हमारे उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, हमारे एनडीए गठबंधन में हम लोग 5 साथी हैं। मैं अपने पार्टी की तरफ से जरूर ये कहूंगी कि मेरा एक एक कार्यकर्ता जिस भी सीट पर जो भी कैंडिडेट होगा, हमारे लिए वो किसी पार्टी का नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन का कैंडिडेट होगा, और हम एड़ी चोटी का जोर लगा के उसको जिताकर लाएंगे। उसके लिए पूरी ताकत झोंकेंगे, ये काम अपना दल करेगा। लेकिन मैम, पेच तो फंसा हुआ है ना। अब मझवा सीट को ले लीजिए, मझवा सीट का मामला ये आ रहा है कि आप भी दावा ठोक रहे हैं, निषाद पार्टी भी ठोक रही है और बीजेपी भी अपनी तैयारी कर रही है। तो सवाल तो यही है ना, गठबंधन होगा या नहीं होगा, या अकेले चुनावी ताल ठोकेंगे आप लोग? एनडीए गठबंधन में रहकर अपना दल एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को मजबूत करेगा, यही मेरी एक स्टैंडर्ड लाइन है और यही हम करेंगे। दावेदारी को लेकर कोई बैठक नहीं हुई है, जब भी बैठक होगी उसमें चर्चा भी हो जाएगी, लेकिन जो भी कैंडिडेट होगा, जिस भी पार्टी का हो, निषाद पार्टी का हो, मझवा सीट छोड़ देंगे आप? अपना दल का हो, मझवा सीट छोड़ देंगे आप? अभी कोई बैठक हुई नहीं इस संबंध में जी। उपचुनाव की सीटों के बंटवारे को लेकर कोई बैठक नहीं हुई, एनडीए के पार्टनर्स बैठे ही नहीं है। लेकिन मैं आपको आपके चैनल पे ये कह के जा रही हूं कि जो भी प्रत्याशी हो, निषाद पार्टी का हो, अपना दल का हो, आरएलडी का हो, बीजेपी का हो, हमारे राजभर जी की पार्टी का हो, हमारे लिए वो एनडीए का कैंडिडेट है, और मेरा एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से उसको जिताने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगाएगा। मैम, अब हम लोग चलते हैं आपके संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर। आप 3 बार से वहाँ सांसद हैं, केंद्र में आप लगातार तीसरी बार मंत्री भी हैं, केंद्र में भी आपकी सरकार है, आपके बीजेपी और घटक दलों की सरकार है, और राज्य में भी है, जो एक डबल इंजन की सरकार कही जाती है, और डबल इंजन की सरकार है। मिर्जापुर में विकास हुआ है, विकास दिखता भी है, लेकिन अभी भी असीमित संभावनाएं हैं, वो संभावनाओं का शहर है। तो अब आगे क्या क्या आपने विकास के कार्य किए, और आगे आपका रोड मैप क्या है आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर, उसके आसपास के इलाके को लेकर? देखिए, पहले तो मैं मिर्ज़ापुर की जनता को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तीसरी बार लगातार मुझे आशीर्वाद दिया है। मिर्ज़ापुर में कोई हैट्रिक नहीं बनाता था। मैं जब तीसरा चुनाव लड़ने गई तो लोग ये सवाल उठाते थे, लेकिन मिर्ज़ापुर की जनता ने इस तमाम भ्रम और दुष्प्रचार के बीच में भी मुझ पर अपना प्यार बना के रखा, और मेरी हैट्रिक वहाँ से लगी है। इसके लिए मैं बहुत उनको धन्यवाद देती हूँ। मेरे 2 टेन्योर्स मिर्ज़ापुर के विकास को समर्पित रहे, और मैंने भी अपने क्षेत्र में कोशिश की, हेल्थ हो, कनेक्टिविटी हो, हर दृष्टि से काम हो। जब मैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी, उस दौरान हमारी सरकार ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ संबद्ध करके मेडिकल कॉलेजेस बनाना शुरू किया था। उस समय मिर्ज़ापुर में मैंने मेडिकल कॉलेज की फाउंडेशन लेइंग कराई थी। वो मेडिकल कॉलेज बन गया, चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बड़ा प्रोजेक्ट था। फिर इंडियन ऑयल का 1100 करोड़ का टर्मिनल हमारे यहाँ तेज़ी से बन रहा है। हमारे यहाँ मैं कॉमर्स में भी मंत्री रही बीच में, सेकेंड टेन्योर में। एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर, उसका भी मैंने शिलान्यास कराया, वो भी तेज़ी से बन रहा है। लॉजिस्टिक्स पार्क बन रहा है, और गंगा नदी पर 6 लेन का हमारा शास्त्री ब्रिज बहुत जर्जर हो चुका है, कई बार उसकी मरम्मत होती है। तो उसके पैरेलल एक 1750 करोड़ रुपए से एक आदरणीय गडकरी साहब हमारे यहाँ आए चुनाव के पहले, और मैंने उसका भी शिलान्यास कराया। तो अब वो 6 लेन का जो पुल बनना है विद बाईपास, उसको बनने में भी समय लगेगा। तो पहला तो वहाँ पर आदिवासी समाज है।
वहाँ पे एक ट्राइबल म्यूजियम भी बनवाने की दिशा में मैंने बहुत प्रयास किया है। तो पहले तो यही कोशिश है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जिनके शिलान्यास हो गए थे वो स्पीड पकड़ें, तेज़ी से उन पर काम हो, और बाकी हमारे क्षेत्र के जहाँ भी और सड़कों के उद्धार की या नए रेलवे के कुछ कामों की ज़रूरत है या कुछ नए फ्लाईओवर्स बनने हैं या अंडरपास बनने हैं या कोई पुल बनना है, ये सारे काम मेरी प्राथमिकता में है। मेरा तीसरा टेन्योर है और मोदी जी कहते हैं कि तीसरे टेन्योर में हमको और 3 गुना तेज़ गति से काम करना है। मेरी मिर्ज़ापुर के लिए भी मैंने 2 टेन्योर में जो काम किया है उससे कम काम नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। जी मैम, मैं एक सवाल इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि आपने जिक्र किया मेडिकल कॉलेज का। मुझे आपकी लोकसभा में जाने का मौका मिला तो आपकी तारीफ हुई कि आप मेडिकल कॉलेज लेकर आई, आपने मेहनत की, लेकिन वहाँ रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी है, स्टाफ की कमी है। अब तो स्वास्थ्य विभाग भी आपके हाथ में है, तो वो चीज़ें कब तक दूर हो जाएंगी? क्योंकि मिर्ज़ापुर के लोग अगर वो सुन रहे होंगे टीवी पर भी तो कम से कम उनको लगेगा कि यहाँ मशीनरी पहुँचाएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं का मामला पूर्वांचल में बहुत बड़ा रहा है। ये हर अस्पताल की दिक्कत है, चाहे तो मशीनरी के अभाव है, स्टाफ की कमी है, और वही हाल आपके मेडिकल कॉलेज में है। देखिए, पहले तो मैं एक बड़ी प्रैक्टिकल बात कहना चाहती हूँ कि एक इंस्टीट्यूशन को जब हम शुरू करते हैं तो वो एक ही दिन में पूरी तरीके से हम कहते हैं कि 100% अपने एफिशिएंसी को प्राप्त नहीं करता है। एक इंस्टीट्यूशन को फुल एफिशिएंसी में आने में समय लगता है। जब हमने ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के साथ संबद्ध मेडिकल कॉलेजेस बनाने की योजना लेकर आए तो इसमें 60-40 की शेयरिंग थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की। उसमें हमें कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद करनी थी, लेकिन बाद में जो ये स्टाफ का रिक्रूटमेंट और तमाम चीज़ें हैं ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी। मिर्ज़ापुर के मेडिकल कॉलेज में काफ़ी काम हो गया है, लेकिन स्टाफ को या इक्विपमेंट्स को लेकर जो भी थोड़ी बहुत कमियां हैं उसे धीरे धीरे राज्य सरकार दूर कर रही है। इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये इंस्टीट्यूशन भी अपनी एक अलग पहचान बनाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ जो मेडिकल की सीट्स हैं वो पूरी फुल जा रही हैं। मेडिकल एजुकेशन के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं उसको हम धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे हैं। जो कमियाँ हैं उसको समय के साथ हम दुरुस्त भी करेंगे। मैम, आप केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। प्राइवेट अस्पताल अब आम लोगों की पहुंच से बाहर है। सरकारी अस्पताल में सचमुच क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं, लेकिन तमाम बदलावों के बावजूद भी अभी भी कई ऐसी कमियां हैं जिनका नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ता है। डॉक्टरों की भारी कमी है, दवाओं की कई जगह उपलब्धता नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए आपका मंत्रालय, आपका विभाग, उनके पास क्या प्लान है और किस तरीके से इन सब चीज़ों को टैकल आप लोग कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहला और ज़रूरी विषय तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल एजुकेशन का ही है, और ये हमारी सरकार की प्राथमिकता भी रही। फिर तीसरी बात आती है हमारे सर्विसेज की। तो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन तीनों लेवल पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश की। हमने देश भर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस की, मेडिकल साइंसेस की संख्या बढ़ाई। आप जानते हैं कि पहले 6 थे, 6 से बढ़कर हम 22 हुए, और भी बन रहे हैं, नए बन रहे हैं। इसके साथ ही पहले हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे उनकी संख्या देश में 2014 से पहले मैं बात करूं तो 350 के लगभग होती थी। 10 साल में हमने उसे 750 के लगभग पहुंचा दिया। अब जब मेडिकल कॉलेजेस बढ़ते हैं हमारे पास, तो हमारे पास ऑब्वियसली एमबीबीएस करने वाले बच्चों की, मेडिकल प्रोफेशनल्स की, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ती है। तो जो हमारा डॉक्टर पेशेंट रेशियो है वो भी इम्प्रूव होता है। देश में ज़्यादा बच्चे डॉक्टर्स बनेंगे तो यानी कि ग्रामीण इलाकों में या रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे हमारे पास डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती थी, जब ज़्यादा डॉक्टर्स होंगे तो ज़्यादा उनकी अवेलेबिलिटी भी होगी। फिर जहाँ तक हम सर्विसेज की बात करते हैं तो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर देखिए, पहले हमारे जो सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी होते थे, सामान्य रूप से जो चलते थे, हमने अपने सब सेंटर, पीएचसी को अपग्रेड करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर जब बनाए तो अब हम वहीं पे उनको 12 सर्विसेज का पैकेज दे रहे हैं। तो ये इसलिए कि जो ज़रूरी सुविधाएं हैं, ओरल हेल्थ हो, एल्डरली केयर हो, ये तमाम डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कॉमन कैंसर की हम
जांच तक वहां पर कर रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल जमीनी स्तर पे मैं कहूँ ग्रास रूट लेवल पे जो हमारा प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ इंटरवेंशन होता है वहां पे हमने ये सुधार किया। हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर ऑफ डॉक्टर्स, ये सब हम बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो हमारे मुझे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है हमारा प्रधानमंत्री हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, उसके तहत हमारे क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स वगैरह भी हम बना रहे हैं ताकि हम बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे गांव गांव में जाकर लोगों को वो सारी सुविधाएं दे सकें कि ताकि उन्हें प्राइवेट फैसिलिटीज में ना जाना पड़े। और डायग्नोस्टिक की सुविधा के लिए हमारा फ्री डायग्नोस्टिक इनिशिएटिव है, दवाओं की सुविधा के लिए हमारा फ्री ड्रग्स इनिशिएटिव है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हम फ्री ड्रग्स और फ्री डायग्नोस्टिक्स दोनों की व्यवस्था करते हैं और स्टेट्स को हम सारा फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट एनएचएम में देते हैं। यहाँ तक कि एनएचएम में हम डॉक्टर्स की या स्पेशलिस्ट की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए यू कोट वी पे ये भी हमने शुरू किया है कि भाई अच्छे स्पेशलिस्ट को, अच्छे डॉक्टर्स को अगर स्टेट्स को किसी रिमोट या दूर के इलाके में ले जाना है तो हम उनसे कहते हैं कि भाई आप कोट करो, हम पे करेंगे। तो हम राज्य सरकारों को सपोर्ट करते हैं एनएचएम के तहत ताकि स्पेशलिस्ट या बढ़िया डॉक्टर्स की जो कमी है उसका उन्हें सामना दूर दराज के इलाकों में ना करना पड़े। मैम, अभी आपने एक बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की और बहुत विस्तार से समझाया कि किस तरीके से चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। इस बीच कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी योजना का ऐलान किया जिसका इंतज़ार भी था कि 70 साल से ज़्यादा की उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनको 5 लाख तक फ्री में मुफ्त में इलाज मिलेगा। ये बहुत रिवॉल्यूशनरी कदम है, इनसे लाखों करोड़ों लोगों को फायदा हो गया। क्या आपकी पेटी में, आपके मंत्रालय के पास इस तरह के कुछ और प्लानिंग है? आने वाले दिनों में, भविष्य में हम कुछ इस तरह की चीजें देख सकते हैं? प्रधानमंत्री जी ने जब तीसरे कार्यकाल की बात आई, यानी चुनाव से पहले का मैं आपको बता रही हूँ, चुनाव के पहले ही हमारी जो लास्ट मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी उसमें प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से जितने हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज हैं उन सबको कह दिया था कि आप लोग शायद उस परंपरा में इतने लंबे समय तक जिए हो कि भाई इलेक्शन है तो 3-4 महीने सेक्रेटरीज को आराम करना है, डिपार्टमेंट कोई काम नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको कामकाज दे के जाऊंगा क्योंकि मेरी सरकार तीसरी बार आ रही है। और तब उन्होंने कहा था कि 3-4 महीने जब हम सारे नेता और मंत्री और पॉलिटिकल कार्यकर्ता चुनाव में व्यस्त होंगे तब मंत्रालय और डिपार्टमेंट के लोग आराम नहीं करेंगे बल्कि 5 साल का जो एजेंडा है वो तैयार करेंगे और हमारी सरकार जैसे ही गठित होगी हम 100 दिन के एजेंडा पे काम करेंगे। तो अभी 100 दिन में जो हमने काम किया उसमें ये जो एक महत्वपूर्ण काम है उसकी भी आपने चर्चा की, जिसमें हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि जो 70 साल के बुजुर्ग हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम क्राइटेरिया, किसी भी इनकम ग्रुप से वे हो सकते हैं, तो ऐसे हमने 4.5 करोड़ परिवारों से 6 करोड़ बुजुर्ग लिए और उनको हम 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देंगे। 100 दिन के एजेंडा में एक हमारा ये एजेंडा था। इसके अलावा यू विन पोर्टल को लॉन्च करना और भीष्म क्यूब और ऐसे तमाम हमारे जो 100 दिन के एजेंडा में काम थे उसको हमने किया। लेकिन आगे भी 5 साल की हमारी बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जो समय के साथ अनफोल्ड होंगी। हमारा एक कमिटमेंट है कि देश का जो पूरा स्वास्थ्य का परिदृश्य है उसको हमने 10 सालों में काफी हद तक बदला है। ये 5 साल और हमारे पास हैं, इसको हम कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। आप अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स पे जाइए तो हमेशा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात होती है, तो हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए कमिटेड हैं और उसमें अभी जो जो भी करना बाकी है वो सारे काम 5 साल के अंदर हम पूरे करेंगे। तो मैं हम चर्चा के आखिरी पड़ाव में, क्योंकि ये तो एडिटर है, इन पर बहुत लंबी फेहरिस्त है आपसे बात करने के लिए, आप पर वक्त की कमी भी होगी। एक आखिरी सवाल मेरा जो विपक्ष उठाता है और बाकी सर जो पूछेंगे तो अब, क्योंकि विपक्ष कहता है कि देखिए ये सरकार पूरे 5 साल नहीं चलेगी। अगर मान लीजिए सरकार पूरे 5 साल नहीं चलती है, कोई उथल पुथल भी होती है और तो नंबर गेम्स का खेल है इसमें, अपना दल किसको अपनाएगा फिर? पहले तो मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगी विशफुल थिंकिंग, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने होते हैं ना।
दे आर वेरी एक्साइटेड। अच्छा है, इट्स अ मोमेंट ऑफ ग्लोरी, अनएक्सपेक्टेड नंबर्स मिलते हैं तो पॉलिटिकल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, तो स्वाभाविक सी बात है, खुशी होती है। एक्साइटमेंट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मैं थोड़ा ऐसी बात कहूँगी उनको अच्छी नहीं लगेगी। आप चिंता मत करिए, मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार अपने 5 साल का सफल कार्यकाल पूरा करेगी। हमारे विपक्ष के साथी जितना भी कोशिश कर लें, हमारी सरकार के पास सब नंबर्स भी हैं और अपना दल एनडीए गठबंधन में मजबूती के साथ मोदी जी के लीडरशिप में खड़ा है। सर एक आखिरी सवाल है मैम, नारी शक्ति आदि शक्ति माँ की पूजा हो रही है, लेकिन उसी पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों जो कुछ हुआ एक डॉक्टर के साथ, जिस तरह की दरिंदगी हुई, उससे देश गम और गुस्से में भी है। बहुत सारे प्रदर्शन हुए, प्रदर्शन का दौर अभी भी चल रहा है। तो आप एक महिला मंत्री होने के नाते, केंद्र और राज्य सरकार में भागीदारी होने के नाते, आप महिलाओं को उनके सशक्तिकरण के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, देश भर में प्रदर्शन हुए, डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की, गुस्सा है लोगों में क्योंकि ये आक्रोश और पीड़ा का विषय है। देश की एक बेटी तमाम संघर्षों से जूझते हुए डॉक्टर बनती है, जिस मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रही है, और इतना जघन्य अपराध उसके साथ हो जाए तो हमारे खून में उबाल क्यों नहीं आएगा। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राज्य सरकार को जो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए वो नहीं दिखाई, उन्होंने निराश भी किया। लेकिन मैं इस विषय को थोड़ा अलग हटके देखती हूँ। मैं आपके चैनल से, मुझे खुशी है आपने ये विषय उठाया, क्योंकि मैं थोड़ा इस पर अलग ढंग से सोचती हूँ। मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि जब बात महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों की हो और रेप जैसी जघन्य घटना हो, तो हमें पॉलिटिसाइजेशन से दूर हटना चाहिए। रेप पर राजनीति, ये रेप कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर हम कोई पॉलिटिकल स्कोरिंग करें। राजनीति करने के लिए बहुत विषय हो सकते हैं। हमको समझना ये है, एक्स पार्टी हो, वाई पार्टी हो, जी पार्टी हो, ए स्टेट हो, बी स्टेट हो, सी स्टेट हो, ये घटनाएं हर पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकाल में हर राज्य में हो रही हैं। निर्भया कांड जब हुआ, पूरे देश के खून में उबाल था, कितने प्रदर्शन हुए। उस समय की सरकार ने जो महिला सुरक्षा से जुड़े कानून थे उनमें कड़े प्रावधान जोड़े, लेकिन आज इतने वर्षों बाद हम कहाँ खड़े हैं। ये विषय राज्यों से और पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठकर देखना है हमें। मैं फिर कह रही हूं कि हमको रेप पर राजनीति नहीं करनी, और सारी सोसाइटी को सोचना है कि इतने कड़े कानून सरकारें बनाती हैं, उसके बाद भी ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। ये इसलिए हो रही हैं, इसके मूल में क्या है? इसके मूल में है हमारे मॉरल वैल्यूज का, हमारे फैमिली वैल्यूज का, हमारे सोसाइटल वैल्यूज का मेजर डिक्लाइन, पतन हो रहा है। और इसके लिए कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं, और हमको सोचना है कि हम एज अ सोसाइटी इस समस्या का समाधान ढूंढें। इस समस्या का समाधान पॉलिटिक्स नहीं है, इस समस्या का समाधान समाज के भीतर निहित है। समाज को आगे आना होगा, पॉलिटिकल पार्टीज को इस मसले को पॉलिटिसाइज करने से बचना होगा। बेटियों को तो हम बहुत पाठ पढ़ाते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए ये जरूरी है, तमाम डूज एंड डोंट्स होते हैं। बेटों पर कितने लोग लगाम कसते हैं? अब जब मैं ये बात कहूंगी तो बहुत सारे लोग कोट करने लगेंगे कि फलाने पार्टी के उस नेता ने ऐसा कहा। आई एम सेइंग गेट ओवर ऑल दिस। सारी पॉलिटिकल पार्टीज और सारे पॉलिटिकल पार्टीज में अलग अलग नेता, हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। इट्स अबाउट आवर सोसाइटी। इस समाज से ही निकलकर लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में हैं। एक समाज के रूप में हमारी सोच क्या है? क्या हम ये संकल्प ले सकते हैं कि बेटों को हम ज्यादा लगाम लगाएं? मैं एक छोटा सा उदाहरण फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को भी कहूंगी। ऐसे ऐसे गाने बनते हैं कि कई बार उसका म्यूजिक बहुत बीटी और पेपी हो जाएगा, लोग एंजॉय करने लगते हैं,
लेकिन उन गानों के शब्द देखिए तो कितने अश्लील होते हैं। हमें लगता होगा कि शायद हम एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं, ठीक है, एक वर्ग के लिए वो एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, लेकिन हमारा समाज बहुत डाइवर्स है। हमें देखना है कि जो भी कंटेंट हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसका बिल्कुल नीचे स्तर पे जाके लोगों की साइकी पर क्या असर पड़ता है। कहीं ना कहीं अश्लीलता परोसी जा रही है। कितना सारा ऐसा लिटरेचर है जो नहीं अवेलेबल होना चाहिए लेकिन है। तो मैं यही कहूंगी कि ये एक सामाजिक समस्या है, महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध, और हमें रियली अपने फैमिली वैल्यूज को, सोसाइटल वैल्यूज को और मॉरल वैल्यूज को दोबारा रीस्ट्रक्चर करने की, या शायद रीस्ट्रक्चर गलत शब्द होगा, रिवाइव करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी को आप सुन रहे थे। मॉडर्न बनारस की बात तो उन्होंने कही, साथ ही साथ उनके विभाग को लेकर क्या विजन है और क्या मिशन लेकर चल रही है उन पर उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच। बस 5 मिनट और आपका लेना चाहेंगे मैम। बिल्कुल 5 मिनट और लेना चाहेंगे मैम आपका, और सर आप भी बैठिए क्योंकि हमारे कुछ सहयोगी हैं जिन्हें हम सम्मानित करना चाहेंगे, और मंत्री जी सम्मानित करेंगी उनको क्योंकि उन्होंने बात बहुत सारी रखी। विपक्ष के बारे में भी उन्होंने बोला, जातीय जनगणना के बारे में भी बोला। अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप ईमानदारी से अगर आप अपना काम करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। चलिए हम अपने सहयोगियों को इन्वाइट करना चाहेंगे जिन्हें मंत्री जी सम्मानित करेंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी नीलेश बंसल, डायरेक्टर टाइम जी वॉशिंग पाउडर वाराणसी। बहुत स्वागत है आपका, कृपया आप मंच पर आइए। तो देखिए मॉडर्न बनारस को लेकर हमने बहुत सारी बातें करी, आगे भी हम चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन ये हमारे सहयोगी जिन्हें हम आज सम्मानित कर रहे हैं, मैम। और अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी विशाल अग्रवाल जी को, डायरेक्टर हैं चेतमानी जेम्स एंड ज्वेल्स वाराणसी। और हम इनका वेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर स्नेहा गुप्ता और साथ में मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता को भी इनवाइट करना चाहूँगी, डायरेक्टर हैं एटॉमिक क्लिनिक वाराणसी। तो थोड़ा तालियों से भी स्वागत किया भी जाए और सम्मानित हो रहा है क्योंकि आगे बढ़ते हैं। पंकज टेकरीवाल और सपना टेकरीवाल जी को भी मैं इनवाइट करना चाहूँगी, चेयरमैन बीका वाराणसी। ये बीका इंस्टीट्यूट जो फैशन डिज़ाइनिंग में आपको अगर वाराणसी में जाना है, वाराणसी आना है और फैशन डिज़ाइनिंग में अपना करियर को आगे बढ़ाना है तो आप बीका इंस्टीट्यूट जा सकते हैं, जिसमें आपको बहुत बेहतरीन आपको गाइडलाइंस भी मिलेगी। आगे इस कड़ी को बढ़ाते हैं और इनवाइट करना चाहूँगी एहसान रौफ खान, CEO वाराणसी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड वाराणसी। और इसी के साथ हमें आगे बढ़ते हैं हम लोग और शिवानंद अग्रही, डायरेक्टर इंडिया एग्रो इंडस्ट्री चंदौली। और डॉक्टर अमित जायसवाल को भी मैं इनवाइट करना चाहूँगी, डायरेक्टर हैं ओरियाना हॉस्पिटल से। सर प्लीज़ कम।
डॉक्टर अमित जायसवाल जी। जी आगे बढ़ते हैं और ब्रजेश केशरी जी को बुलाते हैं, सीईओ केशरी केमिकल वाराणसी। तो एक बार फिर से तालियों से जरा गूंजना चाहिए पूरा हॉल। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर पवन कुमार गुप्ता, डायरेक्टर सुनीता हॉस्पिटल मऊ। एक बार फिर से थोड़ा तालियां हो जाए। तो ये हमारे सभी सहयोगी जिन्हें सम्मानित किया है मंत्री जी ने। और अब मैं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी, आप कुछ वक्त और रुकिए, आपको सम्मानित करेंगे जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश सर। आज आपको मुझे लगता है सारे सवाल के जवाब मिले होंगे, क्योंकि इतनी बेबाकी से मैम ने अपनी बातें रखी हैं और एनडीए को लेकर, एनडीए कितना मजबूत है उस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है। उपचुनाव को लेकर बहुत सारे सवाल थे कि क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि एनडीए भटक रहा है, लेकिन नहीं, एनडीए मजबूती से उपचुनाव में भी लड़ने वाला है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। महिलाओं को लेकर जो बात आ रही है इसका सभी जिक्र करते हैं, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, इस बात को भी मैम ने बहुत बखूबी रखा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपना